Yes. After unit 3, now we are going to start, that's unit 4, magnetic effect of current. 12th में मतलब आप 11-12 कंबाइंड भी बात करो तो JEE, नीट और गुड सेट, उसमें स्पेशली JEE और नीट को लेकर चैप्टर 1, 2 और 3, जिसको हम यूनिट 1, 2 और 3 कह सकते हैं, उसको सबसे ज़्यादा आपको करना चाहिए, ताकि ओवरऑल पेपर का 17 से 20% तक का पोर्शन सिर्फ उन्हीं 3 चैप्टर में से आता है। 12th का जितना पोर्शन पूछा जाता है उसमें से ये 3 चैप्टर में से सबसे ज़्यादा आता है। उसके बाद बाकी सभी चैप्टर्स का थोड़ा बहुत पूछा तो पूछा, नहीं पूछा तो नहीं पूछा, ऐसा रहता है। बट 1, 2, 3 जो थे हमारे फर्स्ट 3 यूनिट्स, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो आज हमें स्टार्ट करना है यूनिट 4, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो देखिए उसमें आपको कौन कौन से पॉइंट्स का डिस्कशन करना है वो यहाँ पे मैं बता दूँ। ओके, और वीडियो ऑन रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो देखिए यूनिट 4 जो है उसके क्या क्या फॉर्मूला हो सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा हल्का फुल्का सा हमने लास्ट टाइम आइडिया लिया था। तो यूनिट 4 जो है उसमें हमें कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स जो है वो पता होने चाहिए, उसके बेसिक फॉर्मूला जो है उसका डिस्कशन जो है वो हो जाना चाहिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जिन लोगों ने जनरली जो बुक हमने दिया था उसके पेजेस अगर देखे हो, इलास्ट्रेशंस 1, 2, 3, 4, 5 आई थिंक मैंने कुछ लिखने के लिए दिए थे, वो देखे हो, बीच में जो जो फॉर्मूला आते हैं अगर उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र गई हो तो वहाँ से कुछ कुछ बातों का पता चल सकता है। वहाँ से सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड, ओके, पूरा क्वेश्चन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को लेकर है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, याद होगा ऐसा कुछ कुछ आपको। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर जो है, आई थिंक ऋषि ने लास्ट टाइम कहा था, जश ने कहा था, मुझे याद नहीं है, पर वहाँ पे ऐसा कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर का जो फॉर्मूला है उसमें हमने ऐसा सीखा हुआ है, μ0I/4πy sin θ1 प्लस sin θ2। अब वो θ1 और θ2 यानी वो एंगल से लेना देना होता है। अब वो θ1 और θ2 आपने कहाँ पे बनाया था वो अगर आपके दिमाग में क्लियर होता है तो साइन थीटा आएगा या कॉस थीटा आएगा ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं हो सकता है। ओके, वैसे आपको पता हो तो मैं बता दूं, जिसको हम साइन 30 कहते हैं क्या हम उसी को कॉस 60 कहते हैं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। इतना पता है तो आपका काम आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि जनरली आप लोगों ने जनरली हम जो बेसिक पढ़ते थे ना वहाँ पे अगर देखा हो और फिगर याद हो तो उसमें ये करंट कैरिंग वायर आई होता था, यहाँ से ये डिस्टेंस होता था। तो हमने ऐसा कहा था कि यहाँ से जो एंगल बनाया उसको आप θ1 कह दो, यहाँ पे जो एंगल बनाया उसको θ2 कह दो। तो जैसे जैसे ये इनफाइनाइट लेंथ होता जाता, तो देखो तो जैसे जैसे मैं दूर होता जाता वैसे ये θ2 के ऊपर कैसा इफेक्ट आता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? इंक्रीज। परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ पे ये θ2 जो है वो जो भी बन रहा है, तो जैसे जैसे मैं और दूर जाता तो θ2 θ1 दोनों ही बढ़ते जाते। तो हम वहाँ पे एक एक्सट्रीम पॉइंट ले लेते कि अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए तो यहाँ पे ये θ1 और θ2 जो है वो कितने हो जाएंगे, चलो बताइए। π/2 जितने हो जाएंगे, मतलब एक्सट्रीम। ओके, तो π/2 तो कोई ऐसा कहेगा कि सर अगर वो π/2 हो जाएगा तो π/2 तो यार ऐसे होता है तो ये वायर तो कभी इसी को टच ही नहीं करेगा। बरोबर है, सही बात है। क्या कभी आपने रेलवे ट्रैक्स देखे हैं कभी? अगर देखे होंगे तो पता होगा कि जब आप रेलवे ट्रैक पे अगर खड़े हो और अगर आप दूर देखो तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो दो ट्रैक आप जहाँ पे खड़े हो वो दोनों ही ट्रैक आपको ऐसे कंबाइंड होते 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 कोई एक जगह पे ऐसा लगेगा कि यार मिल गए। और अगर आप एग्जैक्टली वहीं पे पहुंचोगे तो क्या वो मिले होंगे? नो सर। वहां से फिर से दूर स्ट्रेट देखो तो फिर से कैसा लगेगा, फिर से कहीं पे कहीं मिले और होंगे। मिल रहे हैं। पर क्या अगर सच में वहां पे जाओ तो क्या ऐसा मिलते होंगे? नहीं मिलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। और वैसे भी हमारे पास अप्रोक्सीमेशन वाला सबसे बड़ा हथियार है। ओके,
यहाँ पे मैं परफेक्ट 90 डिग्री ना लूँ और 88 के आसपास भी कोई एंगल मिलता हो तो हमें कहते हैं ना 88 डिग्री इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 90 डिग्री। और वैसे अगर आपको नेचुरल साइन याद हो उसका जो टेबल है, उस टेबल को आप देखोगे ना तो एग्जैक्टली साइन 90 पे ही 1 आता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी 1 का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका होता है। तो यहाँ पे हम एक एक्सट्रीम वैल्यू को एज्यूम कर रहे थे कि ये एंगल बढ़ते 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 मैक्सिमम 90 तक हो सकता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इस एंगल की बात करता हूँ। इस एंगल को मैं चलो अल्फ़ा कह दूँ और इस एंगल को चलो मैं बीटा कह दूँ। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे ये एंगल कैसा होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा या डिक्रीज होता जाएगा? डिक्रीज। सॉरी, डिक्रीज। डिक्रीज होता जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा समझा जा सकता है, बहुत सिंपल सी बात है। हाँ, क्यों, कैसे? तो क्या देखो, ये एंगल कितना रहेगा, कुछ भी अल्फा मीन्स अल्फा और थीटा टू में कोई भी चेंज हो, पर ये एंगल कितना रहेगा, 90। ये कैसा शेप बन रहा है, ट्राइंगल। ट्राइंगल का एडिशन कितना होता है? 180। अगर मैं ऐसा कहता हूँ ये 90 हो गया, ये ऑलमोस्ट 90, ऑलमोस्ट 90 का मतलब मैं ले लेता हूँ कि ये बन गया 85 डिग्री, तो ये एंगल कितने का होगा? ये 90, ये 85, तो ये कितने का होगा? 95। गलत। ये 90 और ये 85, तो ये कितने का होगा? 0 नहीं 5। गलत, 5। पाई होगा। अगर मैं ऐसा कहता हूँ ये 88, ये 90, तो ये कितने का होगा? 10। कितने का होगा? क्या हुआ, एडिशन भी भूल गए क्या? 90 प्लस 88 इज इक्वल टू कितना होता है? और ट्राइंगल तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है, तो ये तीसरा एंगल का वैल्यू कितना होगा? इतना सिंपल ही मैं पूछ रहा हूँ भाई। अगर ये 90 तो है ही, अगर ये ऑलमोस्ट 90 हो जाएगा तो ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? 0। ओके, तो ये एंगल और ये एंगल, अगर मान लो मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करूँ, ए बी और सी, तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ साइन थीटा टू। तो चलो साइन थीटा टू के लिए मुझे बताइए किस ए बी सी का यूज़ करेंगे? AB by AC। चलो ए बी बाय ए सी। कॉस थीटा टू के लिए क्या लेंगे? BC by AC। ई सी बाय ए सी। कॉस अल्फा के लिए क्या लेंगे? AB by AC। क्या बात कर रहा है, सच में, वेरी गुड। और साइन अल्फा के लिए क्या आएगा? BC by AC। क्या बात कर रहा है ऋषि, मिला तुझे तेरे क्वेश्चन का आंसर? यस सर। क्या मिला, ये क्या है? ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज। और ये क्या है, क्या लिखा क्या है ये? मैं लेटर्स पूछ रहा हूँ। AB by AC सॉरी। ये भी क्या है? AB by AC। तो मुझे साइन लेने का कि मुझे कॉस लेने का? सर दोनों ले सकते हैं, एंगल के डिपेंडेंट। वेरी गुड। तो अब आप ऐसा करिएगा कि आपने जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू 0 आई 4 पाई वाई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 ऐसा पढ़ा था ना, वहाँ पे फिगर भी मैंने बनाया होगा, तो वहाँ पे देखने का कि थीटा 1 और थीटा 2 इधर बनाए थे, तो हम साइन थीटा से कहानी को आगे बढ़ा रहते थे। जब इनफाइनाइट लेंथ आती तो थीटा 1 थीटा 2 कितना कितना होता? लो, अप्रोक्सीमेटली 90। 90, साइन 90 प्लस साइन 90 कितना होता? 2। हाँ, ताकि साइन 91 प्लस साइन 91 1 प्लस 1 2 होता। तो क्या हमें म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई वाई जैसा फॉर्मूला मिल जाता? यस सर।
अब आपके पास वॉल्यूम 4 हो, अभी अवेलेबल हो, पेज नंबर 158 देखो, वहाँ पे भी ऐसा ट्राइंगल जैसा ही फिगर दिया होगा आपको मिडल में, और उसके लिए वहाँ पे देखो कोई एक फॉर्मूला बनाया है, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई कैपिटल आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। अब देखो तो यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे बीटा है, तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए कॉस अल्फा और कॉस बीटा अप्रॉक्स क्या हो जाएंगे, ये एंगल क्या होता जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज, 0, डिक्रीज, यानी ये ऑलमोस्ट कॉस जीरो, ये भी कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है, 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, तो क्या यही आंसर मिल जाएगा फिर से, यस सर। हाँ, तो साइन आएगा या कॉस आएगा, तो कि दोनों आ सकते हैं, डिपेंड करता है हम कौन से कॉन्टेक्स्ट से देख रहे हैं, राइट। तो देखो, आप कोई भी एक कॉन्टेक्स्ट फिक्स करके चलोगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं होता है कि हमने साइन से पढ़ा, इन लोगों ने कॉस से दिया। हाँ, एक दो जगह पे ऐसा थोड़ा बहुत करेक्शन है, ओके, पर वो देखने जाए तो जनरल सेंस में वो सभी बातें कुल मिलाकर एक ही बनती है, ताकि उसका फॉर्मूला तो सेम ही होने वाला है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर जो है उसकी वजह से यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो कैसा बनेगा, सेम बनेगा। अब क्या इसको लेकर हमने एक क्वेश्चन ऐसा पढ़ा हुआ है जिसको हम ऐसा कहते हैं कि अगर कोई आर्क आपने लिया हो, आई रिपीट, हाँ, कि अगर कोई वायर आपने लिया हो या तो आर्क आपने लिया हो, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला हो सकता है, ऐसा कोई आइडिया किसी को पता है। आर्क की मैं बात कर रहा हूँ, यानी मैं ऐसी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, राइट। पर इसी में से ये एक सिचुएशन आपने पढ़ी होगी, आपने ऐसी भी सिचुएशन पढ़ी है, याद है, ऐसा कुछ कुछ पढ़ा है आपने, पढ़ा है ऐसा कुछ कुछ, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ करंट जाएगा, यहाँ करंट जाएगा, 1 2 3, फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन। इसके बाद हम ऐसा भी ले सकते हैं कि ये सर्कुलर पाथ था, तो यहाँ से करंट ऐसे गया, मतलब 1 2 3 और 4 ऐसा बना, ओके। कोई किस्सा ऐसा भी हो सकता है, ये डिस्कशन किया था इसका, हेलो, yes sir, ऐसा कोई मैंने डिस्कशन किया हुआ है, हरिओम हरिओम। सर आर्क वाले का रेगुलर लेक्चर में किया था सर। yes sir, अच्छा, ऋषि तुझे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ भाई, कल शुरुआत लेक्चर जैसे मैं स्टार्ट करूँ ना, तो याद दिलाना सर मैट्रिक्स, और ऐसा बोल कर बताना, वो तू मैसेज में लिखता है ना तो रह जाता है भाई, ओके। तो कल याद करना कि वो कैसे, और वो तीसरा क्वेश्चन जो है ना, मीन्स चैप्टर 3 का जो क्वेश्चन है ना, वही मुझे रिपीट करवाना है, ओके। ओके सर। तो देखिए, क्या ये वाला जो था, ये आर्क वाला हमने डिस्कस किया होगा, ऐसा भी कोई डिस्कस किया होगा, क्या ऐसा या ऐसा कोई शेप डिस्कस किया हुआ है हमने, कि अगर ऐसे किस्सों में मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो कैसे मिलेगा। पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, थोड़े स्ट्रेट वायर और थोड़ा आर्क। वेरी गुड। तो चलो, अगर मैं यहाँ पे इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताना चाहूँ, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला बनेगा, ताकि अगर आपने देखा हो तो पेज नंबर 159 है, वहाँ पे आपको पहला ही इलास्ट्रेशन दिया है, और आई थिंक जस्ट आपने उसके बारे में पूछा था, किसी और ने पूछा था कि क्वेश्चन 1 जो है वहाँ पे एक अलग फॉर्मूला जो है वो फॉर्म हो रहा है, इफ अ Yes, करंट फ्लोज इन एन एन साइड्स रेगुलर पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन है तो वैसे आप उसको ट्राइंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, पेंटागन ले लो, हेक्सागन ले लो, तो अलग 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 टाइप के आप पॉलीगॉन ले लो, तो उसके हिसाब से जनरलाइज और बहुत ही मज़ेदार फॉर्मूला है वो बनता है। तो पॉलीगॉन इंस्क्राइब्ड इन a circle of radius capital R, what is the magnetic field at the center? ओके, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये अलग 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 शेप के बारे में बताऊं,
उससे पहले मुझे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग यानी सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँ तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा। अगर करंट ऐसे फ्लो करेगा तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन? राइट हैंड थंब रूल। वेरी गुड, राइट हैंड थंब रूल। कैसे अप्लाई करेंगे? फिंगर्स को कर्ल करना इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और थंब गिव्स वेरी द गुड। डायरेक्शन चलो ऑफ। एवरीवन कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ दिस करंट एंड टेल मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बताइए मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में? अपवर्ड। अपवर्ड। आपने ये प्लेन कौन से, मतलब ये जो रिंग है वो कौन से प्लेन में लिया? आपको आपकी स्क्रीन के कॉन्टेक्स्ट में ही लेना है। आउटवर्ड। हाँ, मतलब क्या, तो कि मेरी स्क्रीन के हिसाब से ये मुझे दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और आपको याद होगा CID एंड आउ। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसे कर्ल करूँगा तो मेरा थंब बाहर की ओर आ रहा है, मतलब स्क्रीन में अगर रिंग है तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड आता है। और बाहर की साइड आते हुए मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे शो करेंगे? हमारे पास तरीका है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट। गोइंग इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड कमिंग गोइंग इनसाइड, कमिंग आउटसाइड को दिखाने का। इट इज कमिंग आउटसाइड ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, तो डॉट। यानी मुझे यहाँ पे डॉट दिखाना पड़ेगा, राइट। और अगर मान लो मैंने यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, यानी ऐसे घुमाया, तो स्क्रीन के कॉन्टेक्स्ट में मेरा थंब अंदर की ओर जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या दिखाऊंगा? क्रॉस दिखाऊंगा, राइट। आई बात समझ में? उसके हिसाब से यहाँ पे पेज नंबर अगेन 158 है, वहाँ पे ऐसे ही 4 फिगर दी गई है, उसमें से ये 2 फिगर तो है ही जहाँ पे एक में डॉट और एक में क्रॉस दिखाया है। आप वहाँ पे कंपैरिजंस भी कर सकते हैं कि डॉट के लिए कौन सी डायरेक्शंस का करंट था, देखो तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ओके, वहाँ पे देखो एंटी क्लॉकवाइज हो तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो तो डॉट मिल रहा था, क्लॉकवाइज हो तो यहाँ पे क्रॉस मिलता था, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे 2 फिगर दिए गए हैं वायर को लेकर, तो उसके लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर एक मैंने पैरेलल वायर लिया इस डायरेक्शन में करंट पास करने वाला, एक में करंट लिया इस डायरेक्शन में पास होने वाला, यहाँ पे आपने कैसे डायरेक्शन निकाला वो अभी आपने बताया। अगर इस केस में मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो चलो फिर से बताइए आप कैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, बताइए। यस एनीवन? हमको रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर का कर्ल जहाँ होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, यानी यहाँ पे जब वायर हो, स्ट्रेट वायर हो, सो वी हैव टू कीप द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल योर फिंगर्स। तो जैसे हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे वो हमें डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो उस केस में ऐसा समझना है कि करंट इस डायरेक्शन में जाता है, ऐसे थंब लगा दिया, कर्ल योर फिंगर्स दैट इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन। मतलब हम ऐसा समझेंगे कि यहाँ पे मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में घूमता है, राइट। ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो दैट इज इन दिस डायरेक्शन, मतलब वो यहाँ से इसके अबाउट घूमकर इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये यहाँ से हमें पता चलता है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको जो 2 फिगर दी गई थी, एक में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में था, एक में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। तो ये आपको पता हो तब जाकर आप ऐसे 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 अलग सिचुएशंस के करंट के बारे में सोच सकते हैं, राइट। तो चलो ये वाला किस्सा और ये वाला किस्सा हमारे नोट्स के अंदर भी हमने डिस्कस किया है, वैसे ये भी डिस्कस किया हुआ है। पर चलो इसको लेकर कोई बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या तो उसका फॉर्मूला जो है वो क्या बनेगा? जब हम आर्क की बात करते हैं तो उसको लेकर मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला बनता है? और रिंग का भी फॉर्मूला बता दो तो आपको शायद ज़्यादा क्लैरिटी रहेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द रिंग? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग। μ0/2 I/A। 0 by 2 I/A। 0/2 I/A। I/A। ओके, आपको ऐसा याद रखना अच्छा लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
म्यू 0 आई बाई 2a, ऐसा भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपका ए से क्या मतलब है? रेडियस। हाँ, तो वो आई थिंक मैंने आपको लास्ट टाइम समझाने का ट्राई किया था कि हमें दिमाग में वो क्लैरिटी रखनी है कि यहाँ पे हम रेडियस किसको कहते हैं और सिंबल किसका क्या होता है। जनरली रेडियस का सिंबल हम आर लेते हैं। यहाँ पे आर को रेडियस शायद नहीं लिया है, उसका कोई रीज़न नहीं है क्यों नहीं लिया है, बस मन किया तो नहीं लिया हुआ है। आपको लेना हो तो आप ले सकते हो, तो फॉर्मूला उसके हिसाब से बनाना चाहिए आपको, ठीक है। चलो, वैसे वहाँ पे ऐसा पूछा जाए कि रिंग का ये जो फॉर्मूला है उसको 3 पार्ट में आप ले सकते हैं, ऐसा भी शायद हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया हो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग एट सम डिस्टेंस x, तो उसके लिए आपको उसका फिगर का पता होना चाहिए, बिकॉज ताकि यहाँ पे ये जो भी मैंने क्वेश्चंस क्रिएट किए उसके लिए आपका पहला वो पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए जो आपने रेगुलर स्टडीज में किया हुआ है। ओके, चलो सुहानी आप बताइए क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू रिंग। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग का फॉर्मूला। चलो हेतवी आप बताइए क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। इसको आप ए कह दो, इसको आप एक्स कह दो, इसको आप आर कह दो। यहाँ पे करंट कैरिंग एलिमेंट होगा। चलो आप यहाँ पे वैनिशा आप बताइए क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। यस, एनीवन फटाफट। म्यू 0 आई ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चलो रेज टू आर 3 बाई 2 ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3 बाई 2। एक्स स्क्वायर रेज टू 3 बाई 2। ओके, क्या ये पता है आपको फॉर्मूला? यस सर। ओके, भावी आपको पता है ये फॉर्मूला? भाभी आपको पता है ये फॉर्मूला? यस सर। ओके, जाग रहे हैं आप? सर મને બી ખબર છે. हे जागी 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 बंसरी जागी। મને ભૂલી જ ગયા સર, એટલે મેં સામેથી કહી દીધું. नहीं, सरस सरस सरस। हेतवी जागे छे? हेतवी हाँ छे तो खरी। चलो तो देखो भाई, ये फॉर्मूला जब तक आपको नहीं पता हो तब तक इसका कोई मतलब यहाँ से नहीं बनेगा। म्यू 0 एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3 बाई 2। कितने लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा कहते हैं कि यार ये सभी फॉर्मूला हम भूल जाते हैं? कोई है ऐसा? हेलो, कोई ऐसा है फॉर्मूला चैप्टर 4 में? ऋषि एक, मतलब आप भूल जाते हैं ऐसा कि कोई क्वेश्चन है? नहीं, भूल जाते हैं इसको। ओके, और कोई जिसको ऐसा लग रहा है कि यार ये चैप्टर 4 के फॉर्मूला। ओके, दो दूसरा कौन है? वनीशा। अरे किस क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुहानी, वनीशा, खुशी, ऋषि, ओके, हेतवी, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके चलो 6 लोग हैं। भावी, क्या बात है, गुड 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 गुड। ओके चलो, ऐसा कोई है जिसको ऐसा लग रहा है कि ये फॉर्मूला हमें याद रहते हैं? હા સર મને. ओके चलो, गुड गुड गुड। देखो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो उसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न ये हो सकता है कि आपने उसको थ्योरी के साथ उसको रिलेट नहीं किया है। अगर रिलेट किया है तो आपने फॉर्मूला याद ही रखा है। जैसे कि कोई पूछता है कूलम्स लॉ के क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो भूल जाओगे। अगर आपने याद रखा है फोर्स इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर एंड बैटर, आपको तभी याद रहेगा जब आपने ऐसा याद रखा हो। Force between 2 point charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of the distance। तो अगर ये स्टेटमेंट याद है तो फोर्स पहले याद आएगा, इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आएगा, और K उसका कांस्टेंट है वो हमें पता चलेगा। यहाँ पे सीक्वेंस जो है उसको समझना चाहिए।
अगर मान लो आपके पास एक वायर है और उसको आपको रिंग में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? बैंड करना पड़ेगा। तो वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कोई एक एक्स डिस्टेंस पे मिलता है, अगर आपने उसको इस तरीके से बैंड किया तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का फॉर्मूला उसी के जैसा बन सकता है, हाँ या ना? यस सर। बन सकता है। तो वहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ का वायर का फॉर्मूला नहीं चलेगा, वहाँ पे फाइनाइट लेंथ होनी चाहिए। तो जब आप फाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला देखें, दोनों एंड्स को साथ में कनेक्ट करें, तो उसके हिसाब से जब आप उसको कंपेयर करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि बात तो एक ही है। ओके, पर कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि कंफ्यूजन सिंपल सी एक बात को लेकर होता है, वी नेवर अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सभी में बी ही पूछा है, सभी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला है, तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे अप्लाई करना है। तो उसके लिए मैं आपको आई थिंक 11th में ऐसे एग्जांपल्स दे चुका था कि जिन लोगों को फॉर्मूला में कंफ्यूजन होता है, क्या उन लोगों को इस बात का भी कंफ्यूजन होता है वार्डरोब खोलकर कि यार आज स्कूल जाना है तो कौन सा ड्रेस या तो कौन सा यूनिफॉर्म या तो कौन से कपड़े पहन कर जाऊँ? अगर यहाँ पे होता है तो शायद वहाँ पे भी उसको दिक्कत आती होगी। दूसरा, अगर कहीं आप मैरिज में जाते हो या कोई पार्टी फंक्शन में जाते हो, तो क्या कभी आपके हाथ में आपके स्कूल का यूनिफॉर्म आता है कि चलो आज ये पहन के जाते हैं? ओके, इफ यू से दैट नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना कभी होगा। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि आपका दिमाग क्लियर कट है कि ओकेजन क्या है, क्योंकि ओकेजन ये है, तो आपका दिमाग क्लियर कट है इस ओकेजन पे ऐसे ही कपड़े शूट करते हैं। हाँ, उसमें 2-3 आपके पास चॉइसेस हो तो हम सोचते हैं कि ये वाला अच्छा है या ये वाला अच्छा है, ये पहनूं या वो पहनूं। पर हर रोज सुबह स्कूल जाते वक्त हम कभी नहीं सोचते हैं कि आज क्या पहने। रीजन इज दैट कि स्कूल जाते हैं, स्कूल का यूनिफॉर्म डिसाइडेड है। ओके, हाँ, वो अभी स्कूल ने नखरे चालू किए हो, आज स्पोर्ट्स डे है तो ऐसा पहन के जाने का, आज है तो ये पहन, वो अलग चीज़ है। ओके, वो तो स्कूल के अपने अपने नखरे है, उसका कोई लेना देना नहीं है। बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट a basic clarity about where we can use a specific formula. अगर मान लो b इक्वल टू म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू 3/2, तो n क्या है, i क्या है, a क्या है, x क्या है, अगर वो आपको फिगर की सिचुएशन के साथ पता होगा तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि यहाँ पे ये जो फिगर आपको दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से क्या आपको ये याद है कि अगर करंट यहाँ पे हो तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे होता है? याद है ऐसा कुछ? यस सर। यस यहाँ सर। पे ऐसा देखा जाता था आइडियल और आर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। ये यहाँ से भी कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे ये हमने जब रेगुलरली पढ़ते थे तब हमने उसको समझने का या तो समझाने का ट्राई किया था कि अगर मान लो आप कहीं पे ओके ये ऐसा लूप लेते हो, दैट्स लाइक ए रिंग, तो यहाँ से आइडियल जो है वो यहाँ पे टेंजेंट बनाएगा। ओके, यहाँ से एक आर बनेगा और उससे परपेंडिकुलर ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसके पीछे भी हमने रीजन बताया था। बायो सावर्ट ने कहा था dB इज इक्वल्स टू आइडियल क्रॉस आर। आइडियल क्रॉस आर, जैसे ही हमने क्रॉस बोला उसका मतलब हमारे दिमाग ने अडेप्ट किया कि दैट इज जस्ट अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात लेते हैं तो वहाँ पे डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस आता है, और जैसे आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई जे से परपेंडिकुलर, जे के से परपेंडिकुलर, तो अल्टीमेटली के और आई भी एक दूसरे से कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होता नहीं है। दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो कंफ्यूजन हो सकता है या तो क्लैरिटी हो सकती है। बट जनरली हम सबके दिमाग में ये प्रॉब्लम रहता है कि थोड़ी क्लैरिटी है, थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके, दोनों ही थोड़े थोड़े से है, मतलब हम जज नहीं कर पाते हैं कि कंफ्यूजन ज़्यादा है कि क्लैरिटी ज़्यादा है। क्लैरिटी ज़्यादा तभी मिलेगी जब आप फॉर्मूला का रिपीटेशंस करेंगे। दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड, आई थिंक मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले बोला था, आई थिंक जून जुलाई या तो अगस्त में बोला होगा, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, पर मैंने बोला ये ज़रूर था। ओके,
तो जिन लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के अंदर, या तो 12th में भी, अब तो आपका 3rd यूनिट है ये, सॉरी 4th, ओके, तो जिन लोगों का ये 4th यूनिट है, दे कैन स्टार्ट रिवीजन फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। 11th चाहो तो 11th के फॉर्मूला आप रिवाइज कर सकते हो, ओके। और मोर प्रैक्टिस, मतलब दैट इज अबाउट मोर फॉर्मूला प्रैक्टिस होता है। फॉर्मूला को जितना ज़्यादा लिखते हैं, उसके आजू बाजू जितना ज़्यादा सोचते हैं, उतना ज़्यादा पता चल सकता है। तो अगर ये डी बी यहाँ पे बनता था, दैट विल रिजॉल्व इन द टू कंपोनेंट, ओके। अगर ये 90 है तो ये ऑब्वियस है, ये 90 माइनस थीटा बनेगा, ओके। अगर मैंने इसको 90 माइनस थीटा बनाया तो डेफिनेटली ये कितना बनेगा, ये थीटा ही बनेगा, ओके। अब अलग अलग चीज़ें हैं, अगर मैं इसको थीटा बनाऊंगा तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा, बट बात जो है वो एक ही बनेगी। अब सोचने वाला ये पॉइंट होता है कि ये उसका जो टॉप वाला पॉइंट था ना रिंग का, उसके हिसाब से ये निकाला, उसी तरह से ये पॉइंट लेता तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आता। ये और ये इमेजिनेशन से पता चल सकता है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। अगर ना हो तो आप मेरे जैसा ऐसा कोई रिंग या ऐसा कुछ ले लिए, रिंग ना मिले तो आपका फ़ोन है या तो नोटबुक है, ऐसा कुछ ले लीजिएगा तो ही पता चलेगा। यहाँ पे ये टेंजेंट ऐसे बाहर आ रहा है और यहाँ से घूम फिर कर वो इसके नीचे से ऐसे बाहर की ओर आ रहा है। इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि अगर ये ऐसा रिंग होता तो आइडियल एक ऐसा बाहर आया, ये घूम फिर कर ये आइडियल यहाँ से ऐसे बाहर आया, तो इसका करंट का डायरेक्शन, इसका करंट का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट रहेगा। नंबर 2, उसके हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट होंगे वो अगेन दो पार्ट में रिजॉल्व होंगे, एक होगा कॉस कंपोनेंट, एक होगा साइन कंपोनेंट। बट अगर आप उसको सही तरीके से समझो इस डीबी के कंपोनेंट को, तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा। और ये सब कुछ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इफ यू रिमेम्बर इट, ओके। चलो, अगर मैं ऐसा कहता कि ये पॉइंट मिनिमाइज करते 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 मैं सेंटर पे ले लेता, तो क्या कम हो जाता? x चलो x हटा दो, x हट जाएगा तो क्या बचेगा? म्यू 0 I by 2 है। म्यू 0 I by 2a कैसे? तो क्या a स्क्वायर रेस टू 3/2, 2 कैंसिल, a क्यूब ऊपर a स्क्वायर कैंसिल, नीचे बचता सिर्फ 2a, या तो म्यू 0 ni by 2a ऐसा कह सकते थे। अब यहाँ से वो स्टेप आगे बढ़ता है कि जब पूरा रिंग है, पूरी रिंग का सेंटर है, तो म्यू 0 I by 2a ऐसा फॉर्मूला बन रहा है। तो अगर पूरा रिंग है तो चलो अब आपको बताना है कि अब पूरा रिंग हो तो फॉर्मूला पता है, बट ये पूरा रिंग नहीं है। जब ये पूरा रिंग नहीं है इस केस में, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताइए क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? म्यू 0 by 2 I by a into alpha by 2 pi। 0 by 2 I0 by 2 I by a I by a alpha by 2 pi। alpha by 2 pi, ओके। अब देखो, ये इसका इंडिविजुअल याद रखने का तरीका है, उसको पहले से उसने अपने आप में पैटर्न बनाया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। यहाँ पे उसके दिमाग में क्लैरिटी है शायद कि ये अल्फा को, इस वैल्यू को अल्फा कहना चाहता है। अगर मैं जनरली अपनी बात करूँ तो मैं उसको थीटा कहना चाहता हूँ। अगर मैं उसको थीटा कह दूंगा, ये उसने याद रखा है, क्यों? क्योंकि म्यू 0 by 2 I by a, म्यू 0 I by 2a, तो रिंग के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है ही, ये रहा। तो देखो इस फॉर्मूला में और ये जो पहले दो ब्रैकेट्स है उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब ये पूरा रिंग था तो बरोबर, पर ये पूरा रिंग नहीं है, आधा अधूरा रिंग है। आधा अधूरा रिंग है तो अल्फा बाई 2 पाई या तो थीटा बाई 2 पाई ऐसा आएगा। तो बस जिसको नहीं समझ में आया उसको यही वर्कआउट करना है। एक बार वर्कआउट कर लिया तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो, ओके। तो हमारा प्रॉब्लम क्या होता है पता है काफ़ी बार स्टूडेंट्स का? नंबर 1,
वो कहते हैं कि सर समझ में नहीं आता। ओके, मैं कहता हूँ कि सर, मैं कहता हूँ कि आप एक काम करिए, 2 बार लिखिए। अरे नहीं सर, वो लिख तो नहीं सकते, वो लिखने में नहीं मज़ा आता है। 2 चीज़ें हो सकती है, या तो समझ में आ सकता है या तो लिखना पड़ता है। समझ में आता नहीं है तो लिख कर समझ में आ जाएगा, याद रह जाएगा, क्योंकि न तो हम याद रखना चाहते हैं ना तो हम लिखना चाहते हैं। तो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लिख कर ही लर्न करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा लिखा उतना ज़्यादा लर्न। उसी तरह से यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि मुझे अगर कोई पूछता है तो मैं ये फॉर्मूला को ऐसे याद रखता हूँ, μ0 I थीटा अपॉन 4πr। देखो तो ये बरोबर है, सेम टू सेम फॉर्मूला है कि अलग अलग बना? सेम। हाँ, अगर यहाँ पे आपको कोई ऐसा कहता है इफ देर आर n नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप क्या कहते हैं? μ0 ni थीटा बाय 4πr। ऐसा कुछ कहते हैं हम, मतलब क्या? तो कि ऐसा ही रिंग 1 2 3 1 2 3 1 मतलब एक के ऊपर ही ऐसे मैंने n नंबर ऑफ आधी आधी रिंग्स ही लगाई होती तो हमारे फॉर्मूला में वहाँ पे n आ जाता। वैसे कोई बताएगा या अल्फा अपॉन 2π का कॉन्सेप्ट हमने इसके साथ क्यों मल्टीप्लाई किया? ताकि वो एक ही बार समझना होता है। एक बार आपने समझ लिया तो दिमाग जो है वो इसको एडेप्ट कर लेगा, बाकी का दिमाग है वो अपोज करेगा, यार ऐसे कैसे आया, हमें तो समझना है। ओके, सब कुछ समझ के करना है। तो 2 चीज़ें फिर से बनेगी, या तो समझ के करना हो तो थोड़ा सा एफर्ट डालो, या तो सिर्फ फॉर्मूला को एडेप्ट कर लो कि हाँ यार ये ऐसा बनता है। ओके, तो फिर से हमारे उसी के लिए 2 एक्सक्यूज बनते हैं कि हम ऐसा एडेप्ट नहीं कर सकते और हम डेरिवेशन को समझना नहीं चाहते हैं। दोनों में से कोई एक तो करना ही पड़ेगा। तो चलो बताइए, थीटा अपॉन 2π कैसे आया? સર એ 2π થી ડિવાઈડ કરશું ત્યારે પર રેડિયન મળશે અને થીટા મલ્ટીપ્લાય કરશું ત્યારે થીટાનું મળી જશે. ओके, देखो अब उसने बोला इसलिए उसके दिमाग में क्लैरिटी है। मैं यहाँ पे एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि मैंने ऐसा कहा कि एक रिंग होती, राइट, एक टर्न होता, तो एक रिंग होती तो उसका पूरा एंगल कितना होता है? तो पूरा सरकमफ्रेंस चलो ना कितना होता है? 2πr। 2πr होता। अब ये 2πr उसका सरकमफ्रेंस होता। अगर मैं उसको रेडियन में पूछता तो यानी कितना रेडियन होता? ये 2π રેડિયન. 2π रेडियन होता। दोनों ही चीजें दिमाग में रखिएगा। एक टन होता तो क्या ये पूरा का पूरा एक टन है? ये पूरा एक टन है सर्कल? तो क्या नहीं, पूरा सर्कल तो नहीं है, ये इतना ही पोर्शन जो है उसमें सर्कल जैसा है। तो एक काम करो, क्या आप इसको रेडियस आर कह सकते हो? तो क्या हाँ कह सकते हैं। तो एंगल है आपके पास तो क्या हाँ है, रेडियस आर है तो क्या हाँ वो भी है। तो क्या ये आर्क बना? तो क्या हाँ आर्क बना ना। तो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस, ऐसा कह सकते हैं? तो क्या हाँ हाँ जरूर कह सकते हैं। तो पूरा टन नहीं है, उस टन का सिर्फ कितना पार्ट है आपके पास? थीटा। पूरा टन होता, आई रिपीट, पूरा टन होता तो कितना रेडियन कहते आप? 2π। 2π जितना कहते। अब ये पूरा रिंग नहीं है, पूरे रिंग का सिर्फ छोटा सा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज अ आर्क। अब वो जो आर्क बना, वो आर्क सिर्फ कितना बना? तो क्या आर्क का वैल्यू कितना बना? थीटा आर जितना बना। ओके, तो अब यहाँ पे ऐसा आप समझ सकते हैं कि अगर मैं ऐसा कहता कि नंबर ऑफ टन्स, ताकि यहाँ पे है ना ये जो फॉर्मूला है ना, दैट फॉर्मूला कम्स विथ n टर्न्स। ये जो फॉर्मूला था ना μ0I/2a, उसी में ऐसा कहता इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो मैं μ0ni/2a देता। यहाँ पे कैपिटल N कहता तो कैपिटल N कितना बनता? तो फिर 2π जितना बनता। तो अब मैं यहाँ पे ऐसा कहता कि n नंबर ऑफ टर्न्स और वो एक होता तो 2π रेडियन होता। अब यहाँ पे तो स्मॉल टर्न है यानी n जितना है, और वो कितना बनता है? तो कि वो यहाँ पे r थीटा जितना बनता है।
कितना बनता है आर थीटा, मतलब ये पूरा जो रेडियन 2 पाई जितना था वो सिर्फ कितना बनता है आर थीटा जितना बनता है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा आइडिया लगाएंगे तो कुछ पता चल सकता है कि यहाँ पे मुझे ये स्मॉल n का वैल्यू चाहिए, तो एन आर थीटा अपॉन 2 पाई में कहता। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो पता चल जाएगा कि एक्चुअल में म्यू 0 आई और 2a तो एज इट इज था। तो देखो यहाँ पे ये जो थीटा अपॉन 2 पाई का मल्टीप्लिकेशन का जो चक्कर आया ना, थीटा अपॉन 2 पाई के मल्टीप्लिकेशन का जो चक्कर आया ना, ये n इंटू आर, वो एक्चुअल में क्या बन गया, क्योंकि आप जो पूरा का पूरा जो रेडियस और n नंबर ऑफ टर्न्स ले रहे थे उसमें छोटा सा आपने n ले लिया। छोटा सा n मतलब क्या समझना है, तो कि पूरा एक टर्न नहीं, उसका भी छोटा सा पोर्शन, वो जो छोटा सा पोर्शन है वो छोटा सा पोर्शन यानी कितना होता, क्योंकि पूरा रिंग का छोटा सा पोर्शन। ओके, सो दैट थीटा वैल्यू डिवाइड बाय 2 पाई रेडियन, और वो 2 पाई रेडियन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे म्यू 0 आई थीटा अपॉन 4 पाई आर मिल सकता है। वैसे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है, बाकी नोट्स के अंदर उस टाइम पे इस क्वेश्चन को मैंने समझाया था। अब मान लो कि यहाँ पे अब आपको क्या सोचना है, तो कि अब सीधा यहाँ पे इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन करना है, ये वाला फॉर्मूला म्यू 0 आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। यहाँ पे आपको ये हाफ रिंग दिख रहा है, अगर ये हाफ रिंग दिख रहा है तो ये 2 पॉइंट के बीच का एंगल कितना बनेगा, हाफ रिंग है तो पाई पाई बनेगा। तो थीटा का वैल्यू क्या ले लो, पाई पाई, पाई पाई कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा म्यू 0 आई बाय 4 आर। अगर ये वायर ऐसे जाता है तो इस वायर को मैं 1 कह दूँ, ये यहाँ से यहाँ तक को वाले को मैं 2 कह दूँ और ये 3 कह दूँ। टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ, आई रिपीट, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ और मैं यहाँ पे पूछूँ कि ये कोई पी पॉइंट पे 1 की वजह से, 2 की वजह से और 3 की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा पता है किसी को, 0 जीरो ताकि जहाँ पे आप पूछ रहे हो वहाँ पे तो कोई वायर ही नहीं है। ओके, 3 पे क्योंकि वहाँ पे उसकी वजह से 0 होगा। 2 की वजह से अगर वायर इस डायरेक्शन में जाता है, इस डायरेक्शन में जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड जाएगा और उसका वैल्यू कितना बन जाएगा म्यू 0 आई बाय 4 आर जितना हो जाएगा, ताकि एंगल कितना हो गया पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया। क्या आप इसके बारे में आप बता सकते हो क्या डिफरेंस आएगा, डायरेक्शन का डिफरेंस है। डायरेक्शन का डिफरेंस, बाकी मैग्नेटिक फील्ड सेम टू सेम रहेगा। चलो, तो यही कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ से कहूँ आपको 1 2 और ये 3, तो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा बताइए। वायर जहाँ है उसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, 2 और 3 की वजह से 0 होगा 2 और और 3 की की वजह वजह से से। होगा खाली। आर यू श्योर, 1 2 और 1 3, हाँ हाँ वो 0, ओके, और 2 3 के लिए क्या लेंगे आप, थीटा के जगह 3 पाई बाय 2। हाँ तो थीटा जहाँ दिखा वहाँ कर दो 3 पाई बाई 2, बात हो गई ख़त्म। अब मान लो मैं यहाँ पे ऐसा कह दूँ कि 1 2 3 4 5 और उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सोच कर बताना पड़ेगा। हाँ, ये इसका वैल्यू आर है ऐसा समझेंगे हम, और ये जो है उसका भी हम आर जितना वैल्यू है ऐसा समझेंगे हम। चलो 1 से लेकर 2 उसके लिए क्या बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, सर एंगल तो वही रहेगा 3 पाई बाय 2। वेरी गुड। 1 से 5 के लिए क्या बनेगा,
0। 0। तो देखो, तो 1 से 5 के लिए भी 0 और 1 से 2 के लिए भी 0। नंबर चेंज होगा, नहीं, देखो, सेम 1, एक्सिस पे 0 आएगा। सॉरी, जब लाइन के सेम एक्सिस पे पॉइंट होगा तब 0 आएगा। हाँ, पर अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो यहाँ से लेकर ये वाला जो पॉइंट है ना, तो वो मुझे यहाँ से उसके आजू या बाजू में मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है। पर अगर मैं उसी पॉइंट पे बात करूं या तो उससे ऊपर बात करूं या उससे नीचे बात करूं, वहां मैग्नेटिक फील्ड होता नहीं है। तो देखो 1,5 यहाँ पे है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ देखना है, तो कि नीचे, तो इसकी वजह से 0। अब दूसरी फिगर में 2,3 देखिए, 2,3 इधर है तो उसका वायर इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चाहिए, तो कि इधर, तो कि वायर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर आपको चाहिए। तो 1,5 का 0, 2,3 का 0, 5,4 की वजह से कुछ होगा, हाँ, होगा। क्यों, तो कि देखो यहाँ पे ये आर, यहाँ पे भी ये आर, तो वायर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड, तो उसकी वजह से कितने डिस्टेंस पे हुआ, उस वायर की वजह से वो 2r जितने डिस्टेंस पे हुआ, तो वहाँ पे 2r जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या क्या कह रहा हूँ। 1, 2, पहले बताइए 1, 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा? इनवर्ड। ओके, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 5, 4, मैग्नेटिक फील्ड 4, 3, मैग्नेटिक फील्ड 2, 3, ऐसा सब आएगा। इसमें से कौन कौन निकल गया, तो कि 1, 5 निकल गया, 2, 3 निकल गया। 1, 2 की वजह से, यानी ये ऐसे जाते हैं ना, इस डायरेक्शन में जाएगा तो गोइंग इनसाइड। अब वायर ऊपर है 5, 4 वाला, तो उसके लिए भी कैसा आएगा, इनसाइड आएगा। तो 1, 2 प्लस 5, 4 दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उनका एडिशन होगा। अभी बचा है 4, 3, तो देखो, तो 4, 3 ऐसे जाता है वायर, ऐसे जाएगा तो सेंटर पे कहाँ आएगा, इनसाइड जाएगा। तो वहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि यहाँ सबकी वजह से, 1, 2 की वजह से, 5, 4 की वजह से और 4, 3 की वजह से जो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उन सब का क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, म्यू 0 आई अपॉन, यहाँ पे एंगल कितना लेना पड़ेगा, 2r, और एंगल लेना पड़ेगा 3π/2, एंगल विल बी 3π/2 प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर का क्या फॉर्मूला था, म्यू 0 आएगा 2 पाई आर। अपॉन 2π, और यहाँ पे r का वैल्यू कितना लेना है, y का वैल्यू कितना 2 लेना है, 2r। ऐसा ही 5, 4 का, और ऐसा ही किसका आएगा, 4, 3 का। तो ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड कितनी बार लेना पड़ेगा, 2 बार लेना पड़ेगा। बस अब इसको एडिशन कर दो, आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मिल सकता है। कुछ कुछ आ रहा है समझ में? सर 5-4 वालू रिपीट करो ना एक बार। कौन सा वाला भाई? 5-4 वाला। देखो 5, 4 वाला जो है, क्या आप उसको ऐसा समझ सकते हो कि ये एक वायर हो, उस वायर से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, क्या ऐसी सिचुएशन दिख रही है तुझे? ये मान ले यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, यहाँ पे मैंने 4 लिखा है, 5 से लेकर ये वाला वायर, ओके, यानी यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, बरोबर। यस सर। और उसके बाद ये डॉटेड लाइन ऐसा दिख रहा है तुझे, तो ये जो बना वो इसका ये सेंटर बना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर बना ना वो फॉर्मूला, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर का फॉर्मूला म्यू 0 आई अपॉन 2πy। पर यहाँ पे y यानी डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस लेना है आपको, तो क्या r प्लस r, दैट इज 2r जितना डिस्टेंस हमें लेना है। તો आई સર कुछ આમાં बात? પેલું થીટા અઝ્યુમ કરવું પડશે ને, એક થીટા 0 અને બીજો 45 ડિગ્રી। हाँ ऑफ कोर्स, ઓકે સર। वो हमने एज्यूम कर लिया, वो हमने ले लिया, ओके, ऐसा हमने एक आइडिया लगाया। वैसे इसका एक और डिटेल डिस्कशन है, वो भी हम करेंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है एक नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे आने वाला है।
आपका इलास्ट्रेशन 1 जो है उसका हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि अब कि यहाँ पे एक जो पॉलीगॉन बनेगा उस पॉलीगॉन का कैसे हम आइडिया यहाँ पे लगा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। पेज नंबर 159 इलास्ट्रेशन 1 जो दिया है उसको समझने का ट्राई करते हैं, ताकि यहाँ पे जो पूरा वैल्यू दिया हुआ है हो सकता है आपको पूरा समझ में आ गया हो, या तो हो सकता है कि उसमें कोई डाउट हो। आप में से कितने लोगों ने ये इलास्ट्रेशन 1 लिखा है? सर यस एंड हाँ जी, मैंने लिखा है। एक और कोई? मैंने भी। दो? ओके, 2 स्टूडेंट्स ने सिर्फ लिखा हुआ है। ओके, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको कॉम्पिटिटिव में रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा काम ज़्यादा है वो आप करिए। ओके, वैसे तो मेरे हिसाब से अभी ये बुक के क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करो, उसके बाद आपको कोई भी एक बुक और करनी चाहिए, चाहे वो अरिहंत पब्लिकेशन से हो, चाहे वो कोई दिशा पब्लिकेशन से। पब्लिकेशंस आई डोंट थिंक सो कोई मैटर करता है। ओके, पर आप कोई भी एक बुक जो है वो उठा लेते हो तो शायद आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे यूनिवर्सल पब्लिकेशन की एररलेस भी आती है, शायद आप में से किसी के पास हो भी सकती है। ओके, बट जनरली मैं ये रिकमेंडेशन इसलिए नहीं करता हूँ ताकि मेरे एंड से अगर मैं ऐसा बोलता हूँ ना कि एररलेस बहुत बढ़िया बुक है, तो कोई स्टूडेंट दिमाग में ऐसा घुसा देता है कि अच्छा सर ने बोला एररलेस, ओके पापा एररलेस लानी है। ओके, पापा तो लेकर आएंगे, ताकि एररलेस कितने का, तो 1000-1200, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, लेकर आएंगे। लेकर आओ, उससे कोई मतलब नहीं है। पर क्या वो देखकर जब आप उसको सिर्फ फिजिकली देखेंगे तो क्या आपको लग रहा है कि पूरा का पूरा करेंगे? तो कि शुरू शुरू में करेंगे, उसके बाद तो कि यार यही नहीं होता, वो कहाँ से करेंगे? तो ऐसा मत करिए। ओके, सब कुछ करना चाहिए, टारगेट खुद को बनाना है। यहाँ पे कोई आपके ऊपर ऐसा वॉच नहीं रखेगा। आई अंडरस्टैंड, वॉच नहीं रखता है तो काम ही हमसे नहीं होता है। ओके, बट वहाँ पे आप एक अपना एक सेल्फ टारगेट बना सकते हैं कि आपको एवरीडे मिनिमम से मिनिमम 30 क्वेश्चंस जो है वो करने हैं। मिनिमम 30 क्वेश्चंस आपको हर एक सब्जेक्ट्स के करने हैं। अगर वो आप कर सकते हो तो आप एक अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्पेशली फिजिक्स का तो मैं ऐसा कहता हूँ कि जस्ट इफ यू आर डूइंग अ रिपीटेशन ऑफ द सेम क्वेश्चंस ना, तो भी मैं ये मानता हूँ कि आप सही कर रहे हो। आई रिपीट, इफ यू आर डूइंग जस्ट अ रिपीटेशन ऑफ द सेम क्वेश्चंस, तो भी आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो, ताकि रिपीटेशन आपको एक कॉन्फिडेंस जो है वो ज़रूर दे सकता है। ओके, बिकॉज आई हैव सीन सो मैनी टाइम्स कि आई थिंक हमारा जो एक लास्ट लाइव लेक्चर था उसी में मैंने आपको ऐसा बताया था एमसीक्यू वाले किस्सों में कि यार ये तो किया हुआ क्वेश्चन है, याद आया आरपी आर अल्फा आर डी वाला? हेलो, हमारा यस जो सर। रेगुलर था ना, अगर आपके पास अभी पार्ट 4 हो JEE का, तो 2-4 पेजेस आप इधर उधर थोड़े घुमाइए और देखिए तो पेज नंबर 165 इलास्ट्रेशन नंबर 6 निकाला सबने? पेज नंबर यस 165 सर। इलास्ट्रेशन 6 जो ऑलरेडी आपका इस सेशन का होमवर्क था। ओके, उसका फाइनल आंसर देखकर ऐसा लग रहा है रेडियस ऑफ प्रोटॉन एंड रेडियस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू सेम, ताकि वहां पे लिखा है RP is to RD is to R alpha is 1 is to √2 is to 1। तो अगर मुझे यहाँ से रिलेशन निकालना हो तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ RP एंड R alpha? इट्स द सेम और डिफरेंट? कैसा बनता है रेडियस ऑफ प्रोटॉन का और रेडियस ऑफ अल्फा का? सेम। सेम बनता है। यहाँ पे रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ ड्यूटेरॉन जो भी लेना है, यहाँ पे रेडियस का मास के साथ और चार्ज के साथ क्या रिलेशन बताया है? तो कि यहाँ पे बताया है √m/q रिलेशन बताया है। तो याद करिए, क्या आपने जब किया था तब यही सेम रिलेशन था कि अलग रिलेशन था? अलग। वहां पे आपने रेडियस का क्या रिलेशन लिया था?
वहाँ पे आपने रेडियस का रिलेशन लिया था R प्रोपोर्शनल टू M बाई Q, ऐसा रिलेशन लिया था, हाँ या ना? यस सर। हाँ, अब यहाँ पे आप जब उसका सॉल्यूशन देखेंगे ना, तो वहाँ पे भी आप देखिए स्टार्टिंग तो वैसा ही किया है, R इज इक्वल्स टू MV बाई QB। उसके बाद वो पता नहीं कहीं से वो अंडर रूट 2m के लेकर आ गए और रिलेशन रूट m बाई के हो गया, और रूट m बाई के हो गया तो RP R अल्फा 1:1 हो गया, और RD है वो रूट 2 जितना हो गया। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको पता चलता है कि क्या मुझे रिलेशन m बाई क्यू लेना है या रूट m बाई क्यू लेना है। यहाँ इलास्ट्रेशन 6 आपने सिर्फ लिखा ना हो और पढ़ा भी हो तो पता चलेगा। देखिए इलास्ट्रेशन 6 में ऐसा लिखा है, अ प्रोटोन, ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल enter a magnetic field normally with the same kinetic energy। तो इस क्वेश्चन का सेम काइनेटिक एनर्जी वर्ड वो यहाँ पे हिंट बनता है। अगर वो हिंट बनेगा तो यहाँ पे आपका काम आसान हो जाएगा। अगर सेम काइनेटिक एनर्जी अगर वर्ड यूज नहीं करते तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू m बाई क्यू होता, पर सेम काइनेटिक एनर्जी वर्ड यूज करने से वो रूट m बाई क्यू हो गया। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मुझे मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन पता है। यस, एनीवन टेल मी क्या रिलेशन है मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ? P equals to root 2 km। वैसे हम p स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल्स टू k कहते हैं, तो p इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m के कह सकते हैं। और यहाँ पे देखो तो जहाँ पे mv लिखा है उसी mv को हटाकर रूट 2m के लिख दिया। अगर वो रूट 2m के कर दिया तो वहाँ पे रिलेशन रूट m बाई क्यू बन गया। यहाँ पे ये वैल्यू बताने के बाद फिर से मैं याद दिला दूँ, आपको याद होना चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा एंड मास ऑफ ड्यूटेरॉन। ओके, तो यहाँ पे हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है। जितना कनेक्ट करेंगे उतना आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो इलास्ट्रेशन 1 दिया हुआ है वहाँ पे एक ऐसा सर्कल दिया हुआ है, राइट? और उस सर्कल से यहाँ पे ऐसे कुछ उसने पॉलीगॉन बनाया है, तो मैं भी वो पॉलीगॉन को बनाने की ट्राई कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ऐसा स्ट्रेट लाइन आया, इसके बाद यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा, मतलब ऐसा समझिए कि बेंजीन जैसा बनाया। ओके, अब यहाँ पे सेंटर जो है वो हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। अब ये जो सेंटर लिया तो कोई एक की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें बताना है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है। क्या ये जो लाइन है वो सर्कल का रेडियस है, हाँ या ना? यस सर। ओके, तो यहाँ से ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। अब यहाँ पे जो अभी हमने वायर वाला किस्सा पढ़ा था, किधर गया वायर 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 वायर? ओके, ये रहा वायर वाला किस्सा। ओके, तो वायर वाले किस्से में हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया था, फिगर 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 फिगर। ओके, ये रहा, मुझे नहीं दिख रहा था। ओके, ये रहा फिगर। ये अल्फा और ये जो बीटा का कॉन्सेप्ट है, अगर मैं वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगाना चाहूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ ये एक एंगल बनेगा अल्फा, ये एक एंगल बनेगा बीटा, या अल्फा बीटा ऐसा कुछ कुछ बनेगा यहाँ पे? यस सर। यस सर। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन वाला डिस्टेंस है उसको अगर मैं स्मॉल r कह दूँ तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0I 4 पाई स्मॉल r कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। यस सर। ओके, अगर ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है उसको हम अल्फा बीटा कुछ भी कह सकते हैं, हाँ, इसको मैंने बीटा कह दिया। तो क्या अब आप कन्विंस हो रहे हैं जो यहाँ पे इलास्ट्रेशन 1 में पहला स्टेप लिखा है ना, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा? आई होप यू फाइंड इट। पर उसके नीचे लिखा हुआ है अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2 पाई बाय n बाई 2 विच इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय n।
तो वो जो दिया हुआ है उसको अब हमें समझना पड़ेगा, या तो किसी ने अगर उसको बताया हो कि यार ये कैसे दोनों एंगल सेम हुए और वो π/2 माइनस π/n बना। चलो इसके लिए कोई कोई बताना चाहेगा कोई बात? यस एनीवन? तो देखिए, कोई ऐसा बताना चाहे या ना बताना चाहे, मैं बता देता हूँ। ये पूरा का पूरा सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक पॉलीगॉन जो है वो सेट किया हुआ है हमने। तो अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि पूरा सर्कल हो चाहे पूरा पॉलीगॉन हो, तो उसका जो सर्कल का जो एंगल है, उस सर्कल का टोटल एंगल कितना बनता है? 2 पाई 2 पाई 2π बनता है। अभी जस्ट हमने ऐसा देखा था कि अगर मैं सर्कल के अंदर जो भी पॉलीगॉन है, मान लो यहाँ पे 6 पार्ट है, मैं उसका 5 पार्ट लेता, 4 पार्ट लेता, तो क्या मैं ध्यान से सुनिएगा इस बात को, 1 2 3 4 1 2 3 4, मैं इसको कहने के लिए एक बार पॉलीगॉन कह सकता हूँ, हाँ या ना? हाँ ओके, तो आप ये एंगल कितने का होगा उसका आइडिया बता सकते हैं? 90 डिग्री 90 वेरी गुड। कैसे पता चला? 360 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। परफेक्ट। तो ये कितनी साइड्स थी भाई? 4 वेरी गुड। तो आपने 360/4 किया, रेडियन में लिखो तो आपने 2π/4 किया। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। ओके, अगर मैं ऐसा कहता हूँ इधर पेंटागन है तो आप क्या करते? 2π/5 ओके, अगर मैं ऐसा कहता हूँ पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन यानी n नंबर ऑफ साइड्स, 2π/n वेरी गुड। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ दैट एंगल विल बी 2π/n? कह सकता हूँ मैं ऐसा? यस सर। ओके, अब देखो ये लिखने में डिफरेंस काफ़ी मज़ेदार होता है। इट इज़ ऑलवेज, मैं उसके लिए एग्जांपल यही देता हूँ कि हर नरेंद्र नरेंद्र मोदी नहीं होता है, और वैसे हर नरेंद्र स्वामी विवेकानंद भी नहीं होता है। अगर नरेंद्र मोदी ये माने कि मैं स्वामी विवेकानंद जैसा हूँ, कि ताकि उसका नाम नरेंद्र, मेरा नाम नरेंद्र, तो वो भी कुछ हद तक सही नहीं होता है, ताकि वो तो सिर्फ एक नाम है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम थीटा जैसे बोला ना, तो हम थीटा यानी दिमाग में ऐसा घुसा देते हैं कि थीटा, ओके फाइन। नो वेट, यहाँ पे अगर मैं इसको एंगल को थीटा कह दूं, बट आई एम जस्ट इंटरेस्टेड फॉर दिस पार्ट, तो ये अगर मैं थीटा कहता हूं तो इतना पार्ट क्या हुआ? π/n हाँ हाँ, अब ये जो समझ पाएगा, ये पूरा जो ब्लू वाला है ना, अगर मैं उसको थीटा कह दूं, बट आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस ओनली दिस पार्ट, क्यों? क्योंकि मेरे पास बीटा है, मेरे पास ये एंगल के बारे में मुझे सोचना है। तो पूरा एंगल अगर 2π/n है तो इतना एंगल π/n होगा, ताकि उसका आधा। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। यस सर। अच्छा, ये एंगल कितना था? 90। तो ये एंगल कितना बनता है? π/n बनता है, हाँ या ना? यस सर। तो ये बीटा एंगल का वैल्यू कितना होगा? π/2 माइनस π/n आई बात समझ में? यस सर। अगर ये π/n है तो ये भी कितना होगा? π/n, ताकि तभी तो बनेगा ना 2π/n। यस सर। अगर यहाँ पे 90 बनता है तो ये भी 90 बनेगा। अगर ये 90 बनेगा, ये π/n है, ये अल्फा है, तो क्या अल्फा का भी वैल्यू π/2 माइनस π/n ही बनेगा, हाँ या ना? हाँ सर। अब यहाँ पे मैं कॉस अल्फा कॉस बीटा की जगह पे ये वैल्यू में डाल दूँ, तो μ0i 4πr कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा के लिए कॉस π/2 माइनस थीटा। कॉस π/2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ साइन π/n प्लस क्या होगा? साइन π/n तो साइन π/n कितनी बार आया? ट्वाइस 2 बार आया। तो 2 को मैं इधर
कैंसिल करूँ तो म्यू 0i 2πr sin π/n कहूँ कि ना कहूँ, कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो स्मॉल आर और कैपिटल आर का एंगल के टर्म में मुझे रिलेशन कोई बताएगा? आई रिपीट, स्मॉल आर, कैपिटल आर और ये π/n जो एंगल है ना, उसके कॉन्टेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में स्मॉल आर एंगल के साथ ये कैसा डायरेक्शन है, एडजेसेंट है कि अपोजिट है? इस एंगल, ये रेड वाला एंगल दिख रहा है आपको? हाँ सर। उसके कॉन्टेक्स्ट में ये डॉटेड आर है, वो एडजेसेंट है कि अपोजिट है? एडजेसेंट। Adjacent. कैपिटल आर क्या है? Hypotenuse. हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस क्या होता है? cos तो cos π/n इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें से मैं स्मॉल आर की वैल्यू को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दूं तो स्मॉल आर इक्वल्स टू मैं क्या कह सकता हूँ? R cos π/n. r इंटू Cos π/n. cos π/n कह सकता हूँ ऐसा। अब यही वैल्यू मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ तो कि b इक्वल टू म्यू 0i 4π नहीं पर 2π कैपिटल R cos π/n और न्यूमरेटर में था sin π/n। sin थीटा अपन cos थीटा क्या होता है? N. तो देखो तो अब इलास्ट्रेशन 1 का जो फॉर्मूला था वो कंप्लीटली सेटिस्फाई हुआ। Yes, sir. yes sir म्यू 0i अपॉन 2πr 10π/4 बना ऐसा कुछ? सॉरी π/4 कहाँ से आ गया? π/n म्यू 0i और एक सेकेंड, हाँ वो तो बरोबर है, म्यू 0i 10π/n 2πr, वो फॉर्मूला उसने नहीं लिखा हुआ है, उसके बाद उसने डायरेक्ट बी नेट बताया। ओके, तो बी नेट तो ठीक है, वो बाद में बताऊंगा। आप चाहो तो जहाँ बी नेट वाले लाइन लिखे ना उसके ऊपर लिखा है म्यू 0i 2 sin π/n 4πr cos π/n, उसके बाजू में आप लिखना चाहो तो ये फॉर्मूला लिख सकते हो, म्यू 0i अपॉन 2πr 10π/n। अब यहाँ पे वो n स्मॉल n मल्टीप्लाई क्यों किया गया? हेलो, N साइड से हमारे पास n साइड से, हमें ये पूरा का पूरा फॉर्मूला सिर्फ एक साइड के लिए लिया। तो भले ये इलस्ट्रेशन 1 आपने किया हो, फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये स्क्रीनशॉट से आपको ताकि हमारा डिस्कशन अब हुआ ना तो शायद आप ज़्यादा कन्विंस हो जाएंगे कि यहाँ पे थीटा 2πn होता है, तो यहाँ पे 2πn नहीं, तो भाई ब्लू वाला है वो बड़ा थीटा था, हमें रेड वाले में इंटरेस्ट था, इसलिए वो कितना हो जाएगा? π/n हो जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कहाँ से बीटा लिया, कहाँ अल्फा लिया, कौन 90 डिग्री बनता है, 360/4 लिया ताकि हमें पता था कि ये स्क्वायर जैसा हो तो 90 डिग्री होता है। तो 4 साइड्स तो 4 से डिवाइड किया, 5 साइड्स तो 5 से डिवाइड करते, तो अगर n साइड्स होती तो आप n से डिवाइड करते। तो उस हिसाब से ये पूरा एंगल तो 2π/n ही होता है, पर अगर मुझे तो इसमें इंटरेस्ट है तो ये उसका आधा हो जाता, 2π/n का भी आधा यानी π/n होता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आई थिंक वो आपका डाउट भी हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 33 या 30 नंबर का है जिसमें ऐसा ही कुछ आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। ओके, अब आपको क्या करना है, जस्ट 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ। आपको ये आंसर को, अभी ये जो आया ना n नंबर वाला, आप चाहो तो इसके साथ n मल्टीप्लाई कर दो, हाँ, तो ताकि वहाँ पे n पॉलीगॉन्स तो बनेंगे ही बनेंगे। तो इस आंसर को 33 वाले ऑप्शंस के साथ कंपेयर करना है और सोचना है कि मैं कहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू लगाऊं, तो कहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज मुझे करना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको ऑब्जर्व करना है, वो
उसके सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। अगर उसका आपने काम कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, जस्ट डू इट नाउ। थी आपके आंसर में न्यू जीरो Replace- नहीं दिया हुआ है, तो अब यहाँ से एक बहुत ही काम की बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और उसको समझने का ट्राई करिएगा। क्या आपने उसके यूनिट्स को ऑब्जर्व किया? वहाँ पे n साइड्स दिया है, इज इंस्क्राइब्ड एज सर्कल ऑफ रेडियस a सेंटीमीटर। If I ampere is the current flowing in the wire, when what will be the magnetic field induction at the center of the circle will be dash। अब यहाँ से अगर आप जो उसका आंसर है ना उसमें से ऑप्शंस आप ढूंढे ना, तो देखो सब में 10 पाई बाय n आता है, जो हमारे यहाँ पे भी आता है। यस सर। वहाँ पे कैपिटल आई हमारा है, वहाँ पे स्मॉल आई दिया, दैट इज ओके, उससे तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आ गया। स्मॉल एन भी आ गया, तो कहाँ आ गया। यहाँ पे आर का वैल्यू कैपिटल आर लिखा है, यहाँ पे आर कितना दिया हुआ है? ए। हमें कहीं पे पाई नहीं दिख रहा है, 2 पाई नहीं दिख रहा है और म्यू जीरो नहीं दिख रहा है। मतलब म्यू जीरो अपॉन 2 पाई को हम हटा दे तो इसमें से कोई एक आंसर है वो आ सकता है। मतलब कितना वैल्यू कॉमन है देखिएगा, एन आई टेन पाई बाई एन, इतना सब में कॉमन है और नीचे है स्मॉल ए, राइट। तो देखो एन आई बाई ए, 10 पाई बाई एन, ए बी सी तीनों में है। एक में दिया गया है 3/5, एक में दिया गया है 2/10 और दूसरे में भी 10 2 पाई बाई एन है, तो 10 2 पाई बाई एन तो आएगा नहीं, मतलब सी और डी ऑप्शंस तो निकल जाएंगे। अब बचा आपके पास 2 ऑप्शन, 10 पाई बाई एन वाले। 10 पाई बाई एन वाले या तो ए आएगा या तो बी आएगा। अब 2/10 दैट इज 1/5, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूँ तो ये क्या बन जाएगा? 2 into 10 raised to minus 7 2 into 10 raised to minus 7, म्यू 0/4 बन जाएगा। यस सर। हाँ, तो अब यहाँ से उस बात को समझिएगा कि म्यू 0/4 का वैल्यू कितना था, पता है किसी को? 10 raised to 10 to minus 7। हाँ, पर वो MKS में होता है। अब मुझे उसको CGS में कन्वर्ट करना है, तो क्या करने का, तो कि इसका वैल्यू था 10⁻⁷ और यूनिट था टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे भी 10⁻⁷ म्यू 0/4 मैंने कर दिया, ऐसा मान लीजिए आप, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब क्या है, तो कि अब यहाँ पे नीचे जो 10 आ रहा है, 1/10 जो आ रहा है ना, उसके लिए मुझे आपको बताना है कि क्या कैसे आया। तो कि या तो म्यू 0/4 लिखो और ये 2 लगा दो, तो म्यू 0/4 का वैल्यू यहाँ पे दिया है, ऐसा कैसे आ जाएगा देखिएगा। टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर जो है वो MKS वैल्यू है, उसको मुझे यहाँ पे CGS में लेना है। तो CGS का वैल्यू कैसे आएगा, तो 10⁻⁷। टेस्ला का CGS में क्या होता है? हेलो, टेस्ला का CGS 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू, भूल गए, गॉस होता है 10⁻⁴ गॉस। ओके, मीटर का सेंटीमीटर कितना होता है? -2 -2 या +2? -2 ना मीटर का +2 सेंटीमीटर +2, ठीक है, 10⁻²। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एम्पियर का मुझे कुछ बताना है। ये पावर कितनी बची देखो तो, 10⁻⁴, 10⁻², 10⁻⁻1 बचा, मतलब वो 1/10 होगा। ओके, अब यहाँ पे 1 एम्पियर है, उसको हमने कभी नहीं जाना है, पर यहाँ पे 1 एम्पियर जो है उसकी बजाय उसका CGS यूनिट आता है 1/10 बायोट। वैसे उसको बायो कहा जाता है, जो बायो सावर्ट लॉ है ना, उसके हिसाब से ये यूनिट वो आता है। हाँ बोलिए। क्वेश्चन में करंट एम्पियर में जाते हो तो हाँ, पर हमें एम्पियर में नहीं लेना है ना,
हमें यहाँ पे जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे जो आंसर आपको दिया गया है वो आंसर आपको सीजीएस में दिया हुआ है। और वही इस क्वेश्चन का मेन स्पेशलिटी था कि यहाँ पे आपको सभी सिर्फ कन्वर्जन जो है वो कन्वर्जन जो है वो आपको यहाँ पे करना था बायो में। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे CGS और MKS का कन्वर्जन जो है ना μ0/4 का, तो यहाँ पे वो कन्वर्जन जो है ना वो 1 बनता है। या तो उसको सीधा सीधा मैं ऐसा बना दूँ, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे हमारा जो करंट का वैल्यू है μ0NI/2A वाला, ठीक है, तो एम्पियर का वैल्यू 1/10 बायोट में ले लो। अब ध्यान से देखिए, ये जो आपका फॉर्मूला एज इट इज रेडीमेड है आपके पास, वहाँ पे जो करंट है वो एम्पियर में है, तो मैंने यहाँ पे बताया 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1/10 बायोट। ओके, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ऐड ऑन कर देना है कि जो एम्पियर यानी MKS में ये वैल्यू था, यहाँ पे आंसर जो है वो CGS में दिया हुआ है। इसलिए क्या करना था, क्योंकि यहाँ पे जो सिंपल करंट आप I लेते थे, उस I की बजाय आपको लेना है I/10। तो वो जो 10 मिसिंग था, वो 10 इसलिए मिसिंग था ताकि वो वैल्यू कैसा लेना था, तो कि वो MKS to CGS में कन्वर्ट करना था। दूसरा पॉइंट, μ0/2π की बजाय μ0/4π किया। अब देखिएगा, हाँ, μ0/4π का ये MKS था, ये सब कुछ मैंने CGS में कन्वर्ट किया। देखो तो अब यहाँ पे इसका कन्वर्जन में करूँ तो क्या आंसर बचता है, 1। यानी μ0/4π पूरा का पूरा निकाल दो, सब कुछ CGS में कन्वर्ट कर दो, तो μ0/4π की जगह पे तो कुछ नहीं बचा, मतलब वो तो 1 बन गया टेस्ला मीटर/एम्पियर का। पर यहाँ पे बाई 10 किसका आया, तो कि ये जो करंट का वैल्यू था, करंट जो एम्पियर में था, उसको आपको CGS में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए उसका 1/10 जो है वो यहाँ पे लगाया। तो हो सकता है ये 33 नंबर वाला क्वेश्चन आपका डाउट में भी हो, शायद आज आप बताने वाले भी हो। ओके, पर इसलिए इसके लिए आपको पहले ये जो पूरा वर्कआउट मैंने यहाँ पे किया इलास्ट्रेशन 1 का, वो पता होना चाहिए। इलास्ट्रेशन 1 पता होता है तो ही आपका ये क्वेश्चन 33 जो है वो हो सकता है। और ये फॉर्मूला आपको पता चलेगा, ये μ0NI/2π and 10π/n वाला, तो आगे भी ऐसे 2-4 क्वेश्चंस आएंगे जिससे आपको पता जो है वो चल सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, अब देखिए, टुडे इज 30th अक्टूबर। ओके, यूनिट 4 आपके डाउट्स 1 to 50 में से, चलो 1 to 10 में से कौन कौन से है बोलते जाइए। वैसे नेक्स्ट लेक्चर में भी थियोरी डिस्कशंस थोड़ा ज़्यादा होगा। अरे 1 to 5 या 1 to 50, ओके, फिर भी हम पैरेलल देखते जाएंगे। जितने जितने डाउट्स पहले मुझे अपने एंड से करवाने हैं, रिंग का, डिस्क का, उस सब का मैग्नेटिक फील्ड होता है, पर वो सब का हमने नहीं देखा है। रिंग का थोड़ा देखा है, डिस्क का मैग्नेटिक फील्ड हमें नहीं पता है, उसका आइडिया मुझे देना है। हाफ सर्कल हो, उससे थोड़ा अलग अलग शेप का हो, तो हर एक का अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होता है। चलो, आप में से किसी ने ऐसा वर्कआउट किया हो और डाउट्स हो तो 1 to 10 में से डाउट्स बताते जाइए। हेलो, अच्छा, 11 to 20 में से कोई डाउट्स? अच्छा, 1 to 50 में से कोई डाउट्स? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, सर हाँ बोलो। 34। सीधा 34। ओके, उससे पहले किसी के कोई डाउट? चलो, सीधा 34 है। क्या बात है, बीच में अच्छे थे, कोई बात नहीं बता। और कोई डाउट और ऐसा हो
तो आप चैट में भी बता दीजिए। 34 के अलावा और कोई डाउट? ये 37, 36, 38 ये सभी हो गए क्या आपसे? आई एम इम्प्रेस्ड। 34 है, उसमें OE लिखा है, उसको ऑस्टेड कहते हैं, वो तो एक पॉइंट मुझे बताना ही है। 27, 26 ये सभी हो गए, बहुत अच्छी बात है, आई एम हैप्पी। 21 सर। अच्छा, तो अभी जब मैंने पूछा तब कहाँ थे आप? चलो और कोई? केया, वेंसी, हेतवी, वेनिशा, किए हैं ये सभी क्वेश्चंस? आपने होमवर्क में किए हैं कि अभी नहीं हुआ है ये होमवर्क? बाकी है। ओके, केया आपका हो चुका है? ના સર બાકી છે સોરી સોરી સર બાકી છે. तो सर कब करेंगे जीटी आप હતી ये? ને એટલે हाँ, वो तो अभी है ना, अभी नेक्स्ट वीक में भी है वो तो अभी नेक्स्ट वीक में है 1 to 8 तो। એ સર 1 to 4 હતા ને સર તો વાંચવામાં ટાઈમ લાગે. हाँ, तो पर वो 1 to 8 में कैसे मैनेज करोगे? तो चलो कोई बात नहीं, तो आगे का होमवर्क दूं कि रहने दूं? होमवर्क तो देना पड़ेगा भाई मुझे। ओके, हमें तो बात आगे बढ़ानी पड़ेगी। ओके, तो चलो कोई बात नहीं, अभी डाउट्स को अभी इतने रखते हैं, पर आपका होमवर्क जो है उसमें हम ऐड कर देते हैं 51 से लेकर थोड़ा सा कम कर देते हैं 90। ओके, यूनिट 4। और टेस्ट कौन सा रखें? हेलो, टेस्ट कौन सा रखे? સર હમણાં રહેવા દો ને. સર એમ બી Last time એમસીક્યુ છે ને નેક્સ્ટ ટેસ્ટ. હા સર. वो है, हाँ ठीक है, चलो तो अभी यहाँ तक रखते हैं। ओके, होमवर्क है वो नेक्स्ट लेक्चर तक सबका सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियर? ઓકે સર. ओके।